गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम अभी वर्तमान में दूषण सामान्य विज्ञान की कक्षाएं चला रहे हैं, जिसमें आप सभी को आने वाली परीक्षाएं मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें विज्ञान के प्रश्न आते हैं के लिए बहुत महत्वपूर्ण कक्षाएं चला रहे हैं। आप इस कक्षाएं स्टार्ट करने से पहले हम आज का मोटिवेशनल कोटेज देख लेते हैं। क्या है आज का मोटिवेशनल कोटेज? तो आज का मोटिवेशनल कोटेज में लिखा है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जब तक आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा ना, तब तक आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। जिस दिन आप अपने आप पर भरोसा करना सीख जाएं कि मुझे भरोसा है कि मैं ये पेपर निकाल सकता हूँ, मैं सीडीएस निकाल सकता हूँ, मैं एनडीए को क्वालिफाई कर सकता हूँ, जिस दिन आपको भरोसा हो जाएगा उस दिन आपका पेपर क्लियर हो जाएगा और आपको जॉब लग जाएगी। तो बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है और हम मेहनत कर रहे हैं और साथ में आप भी मेहनत करते जाइए, जिससे कि आपका उज्जवल भविष्य बनता जाए। तो चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। क्या है आज का लेक्चर, तो देख लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हमें स्टार्ट करना था, ये लूसेंट सामान्य विज्ञान की चैप्टर 3 है, जिसमें ऊष्मा के बारे में हम पढ़ेंगे। ऊष्मा क्या होती है, इसके प्रभाव क्या होता है, रासायनिक प्रभाव क्या होता है, भौतिक प्रभाव क्या होता है, इसकी मात्रा क्या है, किसने बर्फ को पिघलाया था, किसने सबसे पहले इस चीज़ के बारे में बताया, और 1 जूल बराबर कितना होता है, एक कैलोरी बराबर कितना होता है। तो इस सब के बारे में आपको अध्ययन करने के लिए वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो बस बढ़ते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। क्या है आज का लेक्चर? अब फर्स्ट यूनिट आती है इसमें, ताप एवं ऊष्मा। ताप क्या है, ऊष्मा क्या है, इसके बारे में थोड़ा आपसे चर्चा कर लेते हैं। तो अब आते हैं हम ताप या तापमान। तो वस्तु की उष्णता और शीतलता की माप को ताप कहते हैं। वस्तु की उष्णता और शीतलता की माप को क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। अर्थात ताप वस्तु की ऊष्मीय अवस्था का सूचक है। किस अवस्था का सूचक है? ताप ऊष्मीय अवस्था का सूचक है। इसी के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। क्यों होता है? इसके कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ऊष्मीय ऊर्जा सदैव उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की ओर चलती है। कैसी चलती है ऊष्मीय ऊर्जा? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। इसको हम आपको एग्जाम्पल करके बता दें कि आपको मालूम है यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, यहाँ पर मैंने अगर लैंप जला दिया, लैंप मीन्स होता है जो बर्नर वगैरह दिया जला देते हैं हम, यहाँ अगर दिया जला देंगे ना, तो पता है दिया कैसे जाएगा, उसका जो ताप है वो कैसे चलेगा? यहाँ पहले ज़्यादा गर्म होगा, फिर यहाँ थोड़ा कम, फिर थोड़ा यहाँ, फिर यहाँ 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 यहाँ, ऐसे बढ़ते जाएगा, इस तरफ जाएगा, यहाँ सबसे ज़्यादा और यहाँ सबसे कम रहेगा। ताप का मान घटते से घटते क्रम की होता है। यहाँ पर जो दिया जल रहा है इसकी वजह से ये यहाँ पर ज़्यादा गर्म, और यहाँ पर नहीं जल रहा है तो यहाँ बहुत, आपने देखा होगा, आप डंका छीते हैं जिससे चाय बनती है, जहाँ पर चाय बनती है जिसके नीचे वो रखा जाता है हीटर पे या गैस पे या फिर चूल्हे पर, तो वहाँ ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन जो उसका डंडा होता है, जैसे यहाँ डंका ऐसा बना देते हैं अपन, ऐसा बनता है डंका, तो ये जो डंडा होता है ये बहुत ठंडा होता है, लेकिन यहाँ जो गैस वगैरह चूल्हा वगैरह जलता है इससे ये गर्म रहता है। तो इसके लिए आपको सीधे याद रखना है कि ऊष्मा क्या होती है? सदैव उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर चलती है। ठीक ना? अब बढ़ते हैं हमारी तरफ। क्या है हमारा आगे का? अब आते हैं ऊष्मा क्या होती है, अभी तो आप पढ़ चुके थे, सॉरी। अब आते हैं ऊष्मा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। क्यों होती है? उनके तापांतर के कारण। क्योंकि उनका तापांतर कैसा है? एक का तापांतर 10 है और दूसरे का तापांतर 20 है। तो उसको इक्वल होने के लिए क्या करेगा वो, कि दोनों को वो 15-15 कर लेगा। इसकी जो 5 डिग्री सेल्सियस ऊष्मा है, 5 सेंटीग्रेड ऊर्जा है जो कैलोरी, वो कहाँ चली जाएगी? इस 10 के पास चली जाएगी। तो वो इक्वल कर लेगा, दोनों को बराबर करने के लिए वो ऊष्मा को हस्तांतरण करता है। लेकिन यदि दोनों का ऊष्मा यदि एक सी रहे तो दोनों में क्या होता है? अंतर प्रतीत नहीं होगा आपको। तो कि क्या ये दोनों बराबर हैं तो इनमें कोई अंतर नहीं दिखेगा आपको, लेकिन जैसे अगर ये बराबर नहीं है तो आपको अंतर बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं फिर आगे क्या है इसके बाद। तो इसमें आप देख लीजिए, थोड़ा 2 मिनट हम एक चीज़ कर दें। हाँ ठीक है। तो आप देख लीजिए इसमें कि ऊष्मा का मैंने बता ही चुका हूँ आपको कि ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण कब होता है? जब उनका ऊष्मा का जो लेवल इक्वल ना हो तभी हो पाता है। ठीक ना? इसको ध्यान रखना है आपको, जब इक्वल ना हो तभी होगा। अब देखिए आगे। अब आते हैं कि वस्तु का भार, ताप, वस्तु में ऊष्मा की मात्रा एवं वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है।
अब काय पर निर्भर करता है, इसको ध्यान लगा लीजिए। सबसे पहले तो वस्तु का भार, दूसरा ताप, वस्तु में ऊष्मा की मात्रा और वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। कितनी चीजों पर? वस्तु का भार, वस्तु का ताप, वस्तु में ऊष्मा और वस्तु के पदार्थ की प्रकृति। ये जो चार चीजें हैं, इन पर वस्तु को क्या निर्भर करता है? ताप निर्भर करता है या ऊष्मा निर्भर करती है। जबकि वस्तु में निहित ऊष्मा उसके द्रव्यमान व ताप पर निर्भर करता है। ऊष्मा काय पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और ताप पर निर्भर करती है। इसको ध्यान रख सकते हैं आप कि वस्तु की ऊष्मा द्रव्यमान और ताप पर निर्भर करती है, जबकि जबकि और अन्य चीजें नहीं। ठीक ना। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो अब आते हैं, ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है, ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। इसे कार्य में बदला जा सकता है। क्वेश्चन आ सकता है, ऊष्मा को कार्य में बदला जा सकता है? तो हाँ, ऊष्मा को कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? रमफोर्ड ने। ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले इसका प्रत्यक्ष प्रमाण किसने दिया था? तो रमफोर्ड ने। अब आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि बर्फ के टुकड़ों को किसने पिघलाया था? तो बर्फ के टुकड़ों को किसने पिघलाया था? डेवी ने। इसको ध्यान रखना, किसने? डेवी ने पिघलाया था। इसको बस याद रख लेना, डेवी ने बर्फ के टुकड़ों को पिघलाया था। अब देखिए आगे, झूले अपने प्रयोग, झूले लिखा है जो, इसके बारे में थोड़ा हम आपको बता दें। झूल नहीं, झूले नहीं है इधर, क्या है? जूल है। क्या है? जूल। इसको हटा दीजिए, यहाँ लिख देंगे जूल। किन्ने? जूल जो हते एक वैज्ञानिक, उनने, जूल ने अपने प्रयोगों से इस बात की पुष्टि की कि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। काय का रूप है? ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। इसको ध्यान रखिए। कार्य व ऊष्मा का अनुपात, कार्य व ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है। क्या होता है? एक स्थिरांक। किस तरह का? नहीं, एक स्थिरांक है, स्थिरांक। इसको ध्यान रखिएगा, क्या होता है? स्थिरांक होता है, जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। अब आपको मैंने ये पता है क्यों लिख दिया है? 4.186 जूल है, 4 दशमलव नहीं 4186 जूल यांत्रिक कार्य करता है। आपसे कहीं भी पूछा जाए, यदि कोई वस्तु जे का मान 4186 जूल किलो कैलोरी या 4.186 जूल प्रति कैलोरी या फिर 4.186 जूल 186 गुणा 10⁻⁷ अर्ग प्रति कैलोरी होता है, इसका तात्पर्य है कि यदि 4186 जूल का यांत्रिक कार्य किया गया है या किया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा 1 किलो कैलोरी होगी। कितनी होगी? 1 किलो कैलोरी। यहाँ लिख लीजिए 1 किलो, किलो समझते हो, के लगा दिया इसलिए 1 किलो कैलोरी होगी। इसको ध्यान रख सकते हैं आप। मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ, 1 किलो कैलोरी। क्या? 1 किलो कैलोरी। कैलोरी कहीं लिख रहा है आपको? अभी नहीं लिख रहा, आगे देखने को मिलेगा, कोई बात नहीं। तो 1 किलो कैलोरी होती है। इसका सीधी बात आप नहीं पढ़ना, ठीक, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया था। आप देख लीजिए ऊष्मा के क्या क्या प्रभाव हैं। तो सबसे पहले आते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक प्रभाव होते हैं और भौतिक प्रभाव होते हैं। देख लीजिए कौन कौन सी चीज़ों पर प्रभाव होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? किसी वस्तु में पर ऊष्मा के प्रभाव से भौतिक संरचना तथा रंग, रूप, आयतन, ताप व अवस्था आदि में परिवर्तन होते हैं। काय में परिवर्तन होते हैं? देख लीजिए, रंग रूप में हो जाएगा, आयतन में हो जाएगा, ताप में, अवस्था में आदि में परिवर्तन हो जाएगा। तो उसे कौन सा परिवर्तन कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब आता है पहले नंबर वाला भौतिक परिवर्तन क्या है। तो ताप में परिवर्तन क्या होता है? तो साधारणतः सभी वस्तुओं को गर्म करने पर उनका तापमान बढ़ता है। क्या होता है? सभी वस्तुओं को गर्म करने पर उनका तापमान बढ़ेगा। आपने सब चीज़ देखी होंगी। लेकिन जो जल होता है, हाँ चलो जल भी बढ़ेगा, सब बढ़ेंगे, ठीक ना, उसको ध्यान रखना, कोई बात नहीं। आयतन पर प्रभाव, प्रत्येक वस्तु में ऊष्मा परिवर्तन से उसके आयतन में परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऊष्मा परिवर्तन में उसका आयतन में परिवर्तन होता है। इसको ध्यान रखना है। और हाँ, तो अब आगे बता दें, साधारणतः ऊष्मा की मात्रा बढ़ने से आयतन भी बढ़ता है। क्या होता है? जब भी ऊष्मा की मात्रा बढ़ेगी उसका आयतन भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। अब देखिए अवस्था में परिवर्तन क्या प्रभाव पड़ता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, तो उस जो द्रव, गैस, यह अवस्था तापमान में परिवर्तन के कारण होती है। कौन कौन सी? द्रव एवं गैस। क्वेश्चन आ सकता है पदार्थ की कौन सी अवस्था तापमान के कारण होती है? तो कौन सी अवस्था? द्रव एवं गैस। द्रव क्यों? जब अपन कोई भी ठोस वस्तु को ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो द्रव में बन जाएगी, और जब द्रव को और गर्म करेंगे तो वो गैस में परिवर्तित हो जाती है। ताप में परिवर्तन उसके कारण होता है, अवस्था परिवर्तन ऊष्मा के कारण होता है। अब आता है अन्य परिवर्तन।
गर्म करने पर पदार्थ का रंग, रूप, पदार्थ की विद्युत प्रतिरोध, विलायक में विलयन की क्षमता आदि में परिवर्तन हो जाता है। आपने देखा होगा कोई भी वस्तु को आप गर्म करेंगे तो वो अचानक से लाल भी हो जाएगी या फिर वो जल टाइप में जाएगी। तो विभिन्न प्रकार की चीज़ें सोचने योग्य हैं, समझ लीजिएगा। अब आते हैं कौन सी चीज़ों पर, अब आता है रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो पदार्थ को गर्म करने पर कुछ स्थायी परिवर्तन होते हैं, पदार्थ को गर्म करने पर कुछ स्थायी परिवर्तन होते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोरेट, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा थोड़ा, जैसे पोटेशियम क्लोरेट तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड के मिश्रण को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होकर बाहर निकलती है। कौन कौन सी, पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड के मिश्रण को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। बस आपको यही थोड़ा ध्यान रख लेना है कि क्वेश्चन आपको कैसा आएगा, पोटेशियम परमैंगनेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड के मिश्रण को गर्म करने पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अब थोड़ा हम ऊष्मा की मात्रक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल है। क्या है ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक, जूल। किसके नाम पर रखा गया है, जेम्स पास्कल जूल के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर, जेम्स पास्कल जूल के नाम पर रखा गया है। और इसका सीरियस मात्रक कैलोरी है, इसका सीरियस मात्रक कैलोरी है। ऐसा ही मात्रक जूल और सीरियस मात्रक कैलोरी, इसको ध्यान रख सकते हैं आप। कौन कौन से हैं, सीरियस मात्रक कैलोरी और ऐसा ही मात्रक, क्या 2 मिनट, हाँ, सीरियस मात्रक कैलोरी और ऐसा ही मात्रक जूल है। अब आते हैं हम, बस 2 मिनट। कैलोरी क्या होता है, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। कितना अच्छा, कितना सरल लिखा है, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, 1 कैलोरी कहते हैं। दूसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी, क्या कहलाता है, तो 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, क्या लिखा है, 1 ग्राम जल का अंतर्राष्ट्रीय ताप है। कैलोरी में तो बता चुका हूँ, 1 ग्राम जल है, 1 ग्राम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, जितनी ऊष्मा लगेगी उसको कैलोरी कहते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी क्या होता है, 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहते हैं। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। आप देखिए आगे आते हैं, तीसरे नंबर पर आते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होता है। तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बारे में थोड़ा आप चर्चा कर लीजिए। 1 पौंड जल का ताप, देखिए यहाँ ब्रिटिश लिखा है तो ब्रिटिश में यहाँ पौंड आ गया, क्या आ गया, पौंड। ब्रिटिश थर्मल यूनिट में 1 पौंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए, क्या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। कैसे, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। क्या लिखा है इधर, 1 कैलोरी का के बराबर होती है 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी उसे क्या कहते हैं, 1 कैलोरी। और अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी, 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहते हैं। और ब्रिटिश थर्मल यूनिट, एक पौंड जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री नहीं है यहाँ, इसको ध्यान रखना। क्या लिखा है इधर, 1 फ़ारेनहाइट लिखा है। क्या लिखा है इधर, 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए, आपको इसे बस ध्यान रखना है। यदि आप ये भूल गए ना, 1 डिग्री सेल्सियस मान लिए ना, तो गलत हो जाएगा आपका। 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। आप देख लीजिए थोड़े विभिन्न मात्रकों में संबंध, कौन कौन से मात्रा का कितना कितना मान होता है। सबसे पहले आता है 1 जूल। 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी। क्या होता है 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। दूसरा आता है 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। क्या आता है 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। तीसरा आता है 1 किलो कैलोरी बराबर 4.186 गुणे 10 के ऊपर 3 जूल। क्या आता है 1 किलो कैलोरी बराबर 4.186 के ऊपर 4.186 गुणे 10 के ऊपर 3 जूल, अर्थात 1000 कैलोरी। और चौथे नंबर पर आता है 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर 252 कैलोरी। तो बस आपको ये सारे स्क्रीनशॉट आपको हमारे टेलीग्राम पेज पर मिल जाएंगे। और आप स्टडी विथ मुकुल पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में। थैंक यू।